Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying digestion. Okay. Now, today we will study about the absorption of digested product. Absorption of digested product. जैसे बीच में एक पैराग्राफ दिया हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू का वो मतलब जनरल आपकी नॉलेज की तरह नॉलेज के लिए वो जैसे कि कैलोरी जो है वो जूल में नापी जाती है। जो कैलोरी है उसकी यूनिट है जूल। उसका मतलब है कि कितनी एनर्जी 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए लगती है। ओके। और 1 किलोग्राम हो गया जैसे 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए किलो कैलोरी में हो गया 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो किलो कैलोरी है। तो किलो कैलोरी ट्रेडिशनली जो है किलो कैलोरी एज द कैलोरी और जूल। तो न्यूट्रिशनिस्ट इस भाषा में बोलते थे। तो कितनी हीट लिबरेट होती है 1 ग्राम फूड को, है ना, बर्न करने में क्लोज्ड मेटल चैम्बर में जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है। तो कितनी एनर्जी लगती है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। ओके। और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू कितनी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम 1 ग्राम फूड को बर्न करने के लिए। ओके। प्रोटीन की है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके। और फैट की है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या आएगी। फिजियोलॉजिकल वैल्यू हमारे पास रहेगी, है ना। ओके। ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या रहेगी इसमें, ये जो हमने बताया एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी में फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ग्रॉस ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी रहेगी, फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है ये हट जाएगा। फिजियोलॉजिकल वैल्यू रहेगी 4.0 किलो कैलोरी। ओके। और ये फैट में 9.0, ये कैलोरीफिक वैल्यू। ओके। तो जस्ट फॉर नॉलेज यू शुड नो कि कितनी एनर्जी चाहिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए, 4 किलो कैलोरी प्रोटीन को बर्न करने के लिए, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी और किलो कैलोरी, और फैट को बर्न करने के लिए 9.0 किलो कैलोरी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कोई भी फूड जब एब्जॉर्ब करते हैं तो जो फूड है उसको बर्न करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। ओके। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बताई, फिर फिजियोलॉजिकल वैल्यू बताई। तो इसमें हमने एक तरह से कितना बर्न करने में लगा हमें, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, है ना, प्रोटीन में कितना लगा, फैट में कितना लगा। तो प्रोटीन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हुई ऑक्सीडाइज करने में 4.0, और इसमें 4.0, इसमें 9.0। ओके। अब आगे है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस है जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है डाइजेशन के वो पास थ्रू होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में। ठीक है, क्लियर। और
देखो कैसे पास होता है ये फिजियोलॉजिकली मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, केमिकली भी अंदर क्या प्रोसेस है काफ़ी हद तक हम समझ चुके हैं। अब एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। इंटेस्टाइनल मैकोसा और ब्लड और लिम्फ के थ्रू जाता है। और इसमें कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म लगता है? पैसिव लगता है, एक्टिव लगता है और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म लगता है। जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं। पैसिव, एक्टिव और ट्रांसपोर्ट। जो मोनोसेक्राइड हैं जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है ना, या जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन। तो ये कैसे अब्जॉर्ब होते हैं? एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, है ना। हमने कहा ना सब वे से होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स। द पैसेज और सब्सटेंस का है ब्लड। पैसेज क्या है? ब्लड के थ्रू जाते हैं और कंसंट्रेशन का कितना ग्रेडियंट है उस पर डिपेंड करता है। तो सम सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज और एमिनो एसिड हैं, ये कैसे अब्जॉर्ब होते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज और प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फैसिलिटेटेड मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है जिसमें ग्लूकोज एब्जॉर्ब्ड होता है कैरियर प्रोटीन के थ्रू, उसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, है ना। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, देखो, जिससे वो थोड़ा क्लियर हो जाए। साथ के साथ इसलिए लिखते हैं, साइड में लिखने से आपको थोड़ा रिवाइज होता है। आप इसे रफ कॉपी में भी आप लिख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज और एमिनो एसिड एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ओके, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड किस पे करता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ये सब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, तो एनर्जी चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे एमिनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। ओके, इसी मैकेनिज्म से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये अब्जॉर्ब होता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो कई न्यूट्रिएंट्स कैसे अब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। तो ये कैसे अब्जॉर्ब होंगे? ब्लड में दे आर फर्स्ट, उनको ड्रॉपलेट्स में मिसलीज में कन्वर्ट किया जाएगा फैट को, है ना। फैट कैसे अब्जॉर्ब होगा? देखो हमने यहाँ पढ़ा ना अभी कैसे कैसे अब्जॉर्प्शन हो रहा है। कैरियर प्रोटीन के थ्रू हुआ। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल होता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे अब्जॉर्ब होंगे? फैट पहले ब्रेक डाउन होता है किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में।
ये पहले कन्वर्ट होंगे मिसली। जैसे जनरल फॉर्म में तो क्या होता है, वाटर पे अपन घी डालते हैं तो एक मिसली बनती है ना ड्रॉपलेट, उसको मिसलीज बोलते हैं। तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स को मिसलीज बोलते हैं। तो पहले फर्स्ट इसमें कन्वर्ट होंगे और फिर इंटेस्टाइनस म्यूकोसा में जाएंगे। वहाँ पर जो है वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, जिनको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन्स, जो कि ट्रांसपोर्ट होंगे लिम्फ वेसल्स में, विलाई में। ओके, यहाँ पर मूव होंगे ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव होंगे। ओके, और रीफॉर्म्ड होंगे और रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन फैट ग्लोब्यूल्स, जिनको बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फ वेसल्स, जिनको लैक्टियल्स भी बोलते हैं, और लिम्फ वेसल से रिलीज होके एब्जॉर्ब होके सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन जो सब्सटेंसेस का है डिफरेंट पार्ट्स में, एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का। तो मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, ये देखो समरी दे रखी है। माउथ में ड्रग्स कम्स इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, लोअर साइड ऑफ टंग एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है, इतना ही एब्जॉर्प्शन होता है जब हम कुछ ड्रग्स को लेते हैं, तो दवाइयों को लेते हैं। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, एल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कंप्लीट होता है इधर, और फाइनल प्रोडक्ट डाइजेशन के जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लीसरोल, एमिनो एसिड, है ना भाई। इट्स ओके, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, और फैट फैटी एसिड और ग्लीसरोल में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, एब्जॉर्ब होंगे म्यूकोसा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, कुछ मिनरल्स और ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर, ये इसने क्लियर कह दिया, इसको आप लिख के लर्न कर लीजिए। तो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं फिर टिश्यूज़ में रीच करते हैं लिम्फ और ब्लड के थ्रू, और यूटिलाइज किया जाता है एक्टिविटीज़ के लिए। दैट्स वाई यूज टू से कि अरे एनर्जी बनेगी, कुछ खाओगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी। तो कैसे, जब हम खाना खाते हैं फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और टिश्यूज़ तक वो पहुंचता है, तब टिश्यूज़ अपनी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। हमारी बॉडी किससे बनी है, टिश्यूज से, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, सेल से टिश्यू। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब सब्सटेंस जब फाइनली टिश्यूज में यूटिलाइज हो जाता है एक्टिविटीज़ का, इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और डाइजेस्टिव वेस्ट है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, सॉलिडिफाई हो जाता है फीसेस की फॉर्म में रेक्टम के अंदर, और एक न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर एक अर्ज होती है कि हमें इसको रिमूव करना है। तो उसको बोलते हैं इजेशन। इजेशन क्या होता है, थ्रू एनल के थ्रू होता है डिफेकेशन, और ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, और मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इसके अंदर। यू कैन फील दैट मूवमेंट वाइल यू डिफिकेट द वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो रेक्टम इनिशिएटर, न्यूरल रिफ्लेक्स, ये जो है इसको बोलेंगे हम इजेशन। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और एब्जॉर्प्शन इन द टिश्यूज, और यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, एसिमिलेशन, और ये इजेशन। डन। अब इसके बाद आया क्या, ये तो हमें क्लियर हो गया, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। डिसऑर्डर क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के, सबसे ज़्यादा होता है इन्फ्लेमेशन, अंदर जलन होना इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो पैरासाइट के कारण भी हो जाता है, अगर अपन कच्चा पका हुआ खाना खा रहे हैं और उसके अंदर वॉर्म है, या सफाई से नहीं खा रहे हैं, बाहर कहीं खाना खा रहे हैं, या हमने कोई सड़ा हुआ बासी खाना खा लिया और हमें पता नहीं लगा, तो वहाँ पर वॉर्म्स डेवलप हो जाता है। तो इसका क्या क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है ना। इसमें स्किन और आइज़ येलो कलर की हो जाती हैं, बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है।
वॉमिटिंग की चांसेस रहते हैं, जिससे कि बॉडी वांट टू थ्रो आउट द सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस विच रीज इन द स्टमक में जो टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंच गया उसको जब बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वॉमिट के थ्रू निकलता है। तो ये भी हमारे ब्रेन ये इसको मैसेज करता है। वॉमिट सेंटर मेड्यूला में होता है हमारे ब्रेन के, है ना। एक नोजिया की फीलिंग होती है वॉमिटिंग से पहले, ये घबराहट होना, पसीने आना और बार बार ऐसा फील होना कि हमें उल्टी आ रही है और वी हैव टू वॉमिट द होल सब्सटेंस, ओके, होल द फूड वॉट एवर वी हैव इटन, ओके। डायरिया एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बाउल में उनके, बार बार कोशिश करते हो वॉशरूम जाने की, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने की, और इंक्रीज लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है फीकल डिस्चार्ज में, तो उसको बोलते हैं डायरिया। और इसके कारण फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसको बोलते हैं ना, कुछ भी हजम नहीं हो रहा और बार बार लूज मोशन हो रहा है, तो क्या होता है उसमें फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, वो रिड्यूस हो जाता है और बॉडी से निकलने लग जाता है, विच रिजल्ट्स इन सिवियर वीकनेस। कॉन्स्टिपेशन में उस बिल्कुल अपोजिट है डायरिया का। इसमें क्या होता है, फीसेस रिटेन रह जाता है कोलोन के अंदर, है ना, क्योंकि एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, ओके। बाउल मूवमेंट है जो इरेगुलरली हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इरेगुलर होने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कोलोन में ही रिटेन रह जाता है बाउल, तो कब्ज की शिकायत होने लग जाती है कि आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पा रहे और वो अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफिकेट, ओके। अब इनडाइजेशन में क्या होता है, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको फीलिंग लगेगा पेट भरा हुआ है। जैसे कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं तो हमें लगता है अब और नहीं कुछ खाया जाएगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस लगती है, क्योंकि फूड जो है, जो आपने उससे पहले जो फूड खाया है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ। इनडाइजेशन के रीज़न इनएडिक्वेट है, कई बार एंजाइम सिक्रीशन ढंग से नहीं होता, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में हो तब भी इनडाइजेशन हो जाता है। कुछ गलत खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाने से भी इनडाइजेशन हो जाता है, ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से भी इनडाइजेशन होता है कि फूड हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। क्लियर? तो डाइटरी डेफिशिएंसी जो होती है प्रोटीन की और टोटल फूड कैलोरीज, ये वाइड स्प्रेड हैं कई अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में, है ना। प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, ये बहुत लार्ज सेक्शन के पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है ना। प्रोटीन की और एनर्जी की, कैलोरीज की डेफिशिएंसी से हो जाता है। जहाँ पे सूखा पड़ा है, कुछ भी खाने को नहीं है, वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, पीईएम की प्रॉब्लम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक बार बांग्लादेश में हुआ था, जब वॉर के टाइम इथियोपिया में हुआ था, ये ड्रॉट हो गया था, सूखा पड़ गया था। वो सबसे ज़्यादा इन्फेंट्स और चिल्ड्रन पे रखता है, जिसके कारण मारसमस एंड क्वाशियर। पीएम किस पे इफ़ेक्ट करता है, इन्फेंट पे और चिल्ड्रन पे, और प्रोड्यूस करता है मारसमस एंड क्वाशियोर का। तो मारसमस कैसे प्रोड्यूस होता है, मारसमस प्रोड्यूस होता है डेफिशिएंसी किसकी, प्रोटीन की और कैलोरीज की, और ये छोटे बच्चों में पाया जाता है जो कि इनके 1 साल से भी नीचे की एज है। अगर मदर मिल्क को जल्दी से रिप्लेस किया जाता है दूसरे फूड से जो कि पुअर इन प्रोटीन है और कैलोरिक वैल्यू है, तो मारसमस और क्वाशियोरकर हो जाता है पीएम की प्रॉब्लम। या फिर मदर की सेकंड प्रेगनेंसी है या चाइल्ड बर्थ है और ओल्डर इन्फेंट बहुत छोटा है, तो इस कारण प्रॉपर फीड नहीं मिल रही है जो सेकंड चाइल्ड है उसको, उस कारण भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। मारसमस जो प्रोटीन है इम्पेयर कर देता है ग्रोथ
इट डेफिशिएंसी इम्पेयर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन को। इसके बॉडी एकदम सूख जाती है और थिन हो जाते हैं लिम्स, और स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड हो जाती है। और ग्रोथ रेट और बॉडी वेट एकदम डिक्लाइन हो जाते हैं। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट एकदम ओके एक्सट्रीमली थिन और वीक हो जाता है, बीमार हो जाते हैं बिना खाने के। स्किन एकदम सूख जाती है, ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन हो जाता है, और ब्रेन का भी डेवलपमेंट ख़राब हो जाता है और मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, साथ में कैलोरी डेफिशिएंसी से भी होता है। मदर मिल्क को जब हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट में रखते हैं तब हो जाता है। मारसमस में क्वाशियोर को जैसे ही मसल्स नहीं रहती हैं, पतले हो जाते हैं हाथ पैर, ग्रोथ ठीक से नहीं होती, ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता। पर मारसमस से अनलाइक मारसमस सम फैट जो है वो फिर भी स्किन के नीचे रह जाता है। एक्सटेंसिव इडीमा भी हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पार्ट्स की। इसमें कुछ फैट फिर भी रहता है स्किन के अंदर, पर एक्सट्रीमली इडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है इसमें। तो एडिमा का मतलब होता है जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर भर जाता है बॉडी टिश्यूज़ में। क्या होता है बॉडी टिश्यूज़ में? एक्सेस ऑफ वाटरी फ्लूइड कलेक्टिंग इन कैविटीज़। क्या होता है? एक्सेस ऑफ watery fluid collecting in cavities और टिश्यूज़ ऑफ बॉडी, एक्स्ट्रा पानी से। तो ये हमें पता लग गया कि दो कंडीशंस इसके कारण हुई हमारे साथ इसमें, कि पानी भर गया टिश्यूज़ में, क्वाशियोरकर और मारसमस। तो ये हमारा चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11th का। आई होप आपको सब समझ आया होगा। आज भी हमने पीईएम डिस्कस किया, और क्या क्या डिस्कस किया, और डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्कस किए, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किया। इससे पहले हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ा है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, अच्छे समझ आया होगा। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।